मैं आपको पहले आपके आने के पहले यही बता रहा था कि केवल डीएनएफ नहीं, कोऑर्डिनेशन या पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक की बात हो रही है। इसके क्वेश्चंस जो है, एक तो इसमें खूब सारी एबनॉर्मेलिटीज होती है, इरेगुलरिटीज होते हैं, वेको बंद कर दो फोन, और एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन जो है वो चैप्टर पढ़ के, सिर्फ चैप्टर पढ़ के 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए चैप्टर पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर जो है वो हमें करना पड़ेगा। कई बार आप देखोगे, जैसे वही एग्जांपल बता रहा था कि +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल दिखाएगा सवाल में लेफ्ट टू राइट, और कई जगह यही दिखाएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। तो क्यों होता है? तो आपको अपने आंसर के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। कई बार ये दिखाएगा कि आयरन का +3 जो है वो या +2 जो है वो अनस्टेबल होता है, कई बार दिखाएगा स्टेबल होता है। कई बार दिखाएगा D6 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अनस्टेबल होता है, D5 में आने की कोशिश करता है। कई एलिमेंट का दिखाएगा नहीं, वो D6 में जाना पसंद करता है, यू ट्राई टू अटेन D6 कॉन्फ़िगरेशन, उसका D6 ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसे जगहों पे आपको कई सारी चीजें हैं, एक तो बारीकियां, उनका ध्यान रखना पड़ता है, और उसके अलावा आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। मैं क्वेश्चन आंसर कराऊं उससे पहले 2-3 चीजें तो पहले बता देता हूं कि पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने बता दिया कि कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर का कब होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर का कब होता है? कोई ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो रहा है, इसका मतलब कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। या वाइस वर्सा, वो खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उसकी E0 वैल्यू जो है वो ज्यादा है। इस टर्म में दो आंसर। एंड वाइस वर्सा, यदि कोई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिड्यूसिंग नेचर का है, इसका मतलब कि वो खुद जो है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, या उसका E0 वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, कम है, नेगेटिव है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, कई बार क्या है कि जैसे M2+, मैं कॉपर की बात कर रहा हूं, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10। अब इस हिसाब से तो कॉपर +1 बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ, लेकिन नहीं होता स्टेबल, कॉपर का 2+ ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा नहीं, कई एलिमेंट हैं जिनका M2+ कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, लेकिन M2+ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। कॉपर में प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुरंत आप देखो कॉपर सल्फेट खट से। अब इस पे कई लैंग्वेज में सवाल आते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे की केमिस्ट्री, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसके पीछे की केमिस्ट्री। जैसे मान लो कि कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, बात सही है। अब कॉपर यदि 2+ में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला Cu+ बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला Cu2+ बना। Cu+ की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट होगी वो कम होगी, क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, क्यों बहुत ज्यादा होगी? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, बात सही है। तो जो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने में टोटल एनर्जी लगा वो हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। इज दैट फाइन? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जब कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है या रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडियम में होती है। किसमें होती है? एक्वस मीडियम में। कैटायन के साथ साथ एनायन भी पार्ट लेता है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग विच टेक प्लेस। मेरी बात समझ में आई? जैसे लिथियम के बारे में आप एस पढ़ते हो एस ब्लॉक एलिमेंट में कि Li से Li+, लिथियम की साइज जो है वो बहुत छोटी होती है, राइट? उसकी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी या उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, इट्स वेरी हाई, इसको ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन फिर भी लिथियम जो है वो बहुत अच्छा ही नहीं, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब वो इजीली एलआई कन्वर्ट होता है Li+ में, जबकि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का होना तो इंडिकेट करता है कि इट शुड बी अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सारी रिएक्शन एक्वस मीडियम में होती है। एक्वस मीडियम में होने का मतलब कि M कन्वर्ट हो गया M+ में, बाद में M+ का हाइड्रेशन होता है, और M+ जो गैसियस था वो कन्वर्ट होता है M+ एक्वस में, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो लिथियम के केस में यदि हम बात करें और उसी को कंपेयर कर देंगे कॉपर से कि लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, दैट्स ट्रू, लेकिन साथ में Li+ की जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो एब्नॉर्मली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उसका ज्यादा होता है जिस आयन की साइज छोटी हो। एग्जैक्टली, सिंस Li+ इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, देयरफॉर इट्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज टू हाई, which make delta H total। अब डेल्टा H total जब निकालोगे आप तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगा प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आएगा। इसकी पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी नेगेटिव वैल्यू और भी ज्यादा है, तो ये डेल्टा H total क्या करेगा? कम कर देगा। बिल्कुल यही चीज इसमें Cu+ में चेंज होना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस, लेकिन इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम होता है, एंड देयरफॉर डेल्टा H total इज हाई। लेकिन जब वही Cu2+ में कन्वर्ट करता है तो आप लिखोगे फॉर Cu2+ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है जो Cu2+ को स्टेबलाइज करती है। इसीलिए आगे समझ में, इज दैट ओके? तो Cu+ एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। Cu+ या तो प्रेफर हो जाएगा कन्वर्ट, या तो Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, या कन्वर्ट हो जाता है Cu में। बेटर और Cu में ही आ जाओ, बिकॉज इट बिकम हाईली अनस्टेबल इवन आफ्टर हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लिख लोगे ना? इज दैट ओके? आगे समझ में। दूसरी चीज बात कर लेते हैं D6 की। ये तो कॉपर के बारे में बात होगी। अब इसको लैंग्वेज, कई सारे लैंग्वेज में कॉपर का 2+ ज्यादा स्टेबल होता है, कॉपर का +1 जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी अनस्टेबल होता है, कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल होता है। या इसको तीसरी लैंग्वेज पूछी जाती है कि फॉर कॉपर E0 Cu2+ कन्वर्टिंग इनटू Cu इज पॉजिटिव। ठीक है ना? आया समझ में? तो अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चंस जो है वो दीज आर आस्क्ड। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। अब मैं बात कर लेता हूं एक D6 की। कई बार क्या है, जैसे आयरन वगैरह केस में आप देखोगे कि कई एलिमेंट हैं जिनमें D6 D5 में ट्राई टू कन्वर्ट, राइट? D6 ट्राई टू कन्वर्ट इनटू D5। आप आंसर देखो, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, M3+ का D6 है और वो M2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तुरंत आंसर आप लैंग्वेज के हिसाब से लिख लोगे। आपको आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ही मोल्ड करना होगा स्टूडेंट्स। आप वहां बगावत करने नहीं जा रहे कि ये लिखा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी इरेगुलरिटी होती है। और इनऑर्गेनिक छोड़ो, ऑर्गेनिक में मैं क्वेश्चन बताऊं, एक साल पूछा गया है कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है प्राइमरी एमीन से, और एक जगह पूछा गया प्राइमरी एमीन की ज्यादा होती है अल्कोहल से। तो आप क्या लिखोगे? ये लड़ाई करने जाओगे? क्योंकि हमें जो है वो वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ज्यादातर सालों में यही आया है कि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में होता है। हम बोल देंगे कि क्योंकि वहां पे अल्कोहल में OH बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, OH की पोलैरिटी ज्यादा होती है NH से। लेकिन जब ये बोले कि प्राइमरी एमीन की ज्यादा होती है तो हम करेंगे हाँ प्राइमरी एमीन की ज्यादा होती है, बिल्कुल। अभी अल्कोहल की हम मिला रहे थे, अभी प्राइमरी एमीन बोले थे, हाँ बिल्कुल आप सही है, प्राइमरी एमीन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक OH बॉन्ड होता है, वहां प्राइमरी एमीन RNH के दो NH, तो एक्सपेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ऑफकोर्स अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 1 मोल अल्कोहल में 1 मोल बॉन्ड हो गए, जबकि प्राइमरी एमीन के 1 मोल में 2 मोल बॉन्ड हो गए। तो देयर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट एक्सटेंसिवली इन प्राइमरी एमीन, दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स इट्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यू हैव रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर देना सीखो आप लोग। मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, रिजिड मत हो, और रीडिंग आप करोगे तो आंसर आएगा। दूसरी चीज, यदि ये D5 में जा रहा है, D5 में जा रहा है, कहोगे हाँ
यस, जाना भी चाहिए क्योंकि D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और कोई एलिमेंट बोल दिया कि नहीं वो जो है वो M2 प्लस या D5 में है, बट इट ट्राई टू अटेन D6 कॉन्फ़िगरेशन, वो D6 में जाना पसंद करता है। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, मान लो कि D5 में तो था, राइट, M3 प्लस D5 में था, लेकिन इट ट्राई टू अटेन M2 प्लस D6 में जाना चाहता है, फिर कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल जाना भी चाहिए। क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही होगी, और ये एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लीगेंड का मतलब कि यहां डेल नॉट की वैल्यू P से ज्यादा होगी, तो यहां पे जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो D6 ही हुआ, क्योंकि T2G में जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो फुलफिल्ड होगा, क्योंकि यहां पे अब D की डिजेनरेसी D नहीं है, D 2 सेट में टूट चुका है। आपको पता है, हमने पढ़ा था कि D ब्लॉक कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर D ऑर्बिटल की जो डिजेनरेसी है वो ब्रेक हो चुकी होती है, D ऑर्बिटल 2 सेट में डिवाइड हो चुका होता है, राइट, T2G EG, और इसमें जो है वो DD ट्रांजिशन होता है, एंड दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। तो इसमें आप कहोगे कि यस बिल्कुल D5 को D6 में जाना ही चाहिए, क्योंकि DC ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? तो क्या आप बोल दोगे टू अटेन फुलफिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, T2G कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, फुलफिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए यू ट्राई टू अटेन D6। आगे समझ में? इज दैट ओके? तीसरी चीज, कई बार क्या है कि E0 वैल्यू दी हुई होती है, E0 वैल्यू, X कन्वर्टिंग इनटू X2 प्लस, Y converting into Y2 plus, Z converting into Z2 plus, E0, X3 plus converting into X2 plus, Y3 plus converting into Y2 plus, Z3 plus converting into Z2 plus, और रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ दिया जाता है। बच्चे जो है वो वैल्यू देख के घबरा जाते हैं, दे आर अनएबल, जबकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आपको पता है तुरंत किसका 2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, जिसमें जो है वो E0 वैल्यू 2 प्लस X2 प्लस XX प्लस, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने दिया है, ये मान लो रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, X2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू X, Y2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Y, और Z2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Z, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना? अब आपको पता है कि जिसकी E0 वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसमें जितना ज्यादा E0 होगा, इसका मतलब E0 का मतलब ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब वो इजिली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इजिली रिड्यूस हो रहा है, का मतलब अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो जिसका E0 पॉजिटिव होगा उसका 2 प्लस लेस स्टेबल होगा, और जिसका E0 नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब वो बेचारा चाह ही नहीं रहा कि वो कन्वर्ट हो। इसीलिए मेटल जो है वो चूंकि ऑक्सीडाइज होना मांगते हैं, इसलिए उन सबकी E0 वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जिसका E0 वैल्यू E0 E2 प्लस या M2 प्लस की E0 जितनी ज्यादा होगी, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ M2 प्लस उतना ही कम होगा। इज दैट फाइन? और वैसे यहां पे ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, E0 वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, 3 प्लस 2 प्लस E0 M3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू 2 प्लस, ये जितनी ज्यादा होगी, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अरे वेरी इंपॉर्टेंट सही, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब कि 3 प्लस इज इजिली कन्वर्टिंग इनटू 2 प्लस, मतलब 3 प्लस की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। विल यू बी एबल टू कंपेयर? आता है इस तरह का सवाल, ठीक है? आया समझ में? मैंने कहा कि ये E0 वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, 2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू M2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू M, जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो इजिली रिड्यूस हो रहा है। पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब इजिली रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उसका 2 प्लस उतना ज्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल, राइट। और इसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी उतना जो है वो ज्यादा जो है वो स्टेबल है, मतलब इट डज नॉट वांट टू रिड्यूस, अंडरस्टैंड, मतलब उसका 2 प्लस स्टेबल है। आगे समझ में? वैसे 3 प्लस 2 प्लस
ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी M3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू M2 प्लस, जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होने का मतलब कि M3 प्लस इज इजीली कन्वर्टिंग इनटू M2 प्लस, उसका 3 प्लस उतना ही कम स्टेबल होगा, उतना ही कम स्टेबल होगा। दूसरी चीज एक और बता दो, कई बार क्या होता है कि किसी M2 प्लस या M3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन दिया और आपसे कहा गया M2 प्लस मान लो दिया कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, M2 प्लस, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। क्या बताओ? नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इजी है, तुरंत आपने n की वैल्यू निकाली। दो सवाल आते हैं, ये इजी वाला पार्ट है। आप तुरंत निकालोगे कि आयरन, पहले आयरन का ड्रॉ करोगे कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा? 26। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ आर्गन 18, 4s2 3d6, M2 प्लस है का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, d1 d2 d3 d4 d5 और d6। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और n की वैल्यू 4 है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट। ठीक है ना? ये n की वैल्यू निकाल लोगे आप। अब इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, d के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, d के अंदर कॉन्फ़िगरेशन वो होगा भाई, फोर्स पेयरिंग नहीं हो रहा है। d जो है वो टूटा हुआ है 5 सेट में, 2 सेट में, T2G और E, लेकिन यहां फोर्स पेयरिंग नहीं हो रही है, मतलब डेल नॉट की वैल्यू जो है वो P से कम है। तो ये हुआ D1, ये हुआ D2, ये हुआ D3, ये हुआ D4, ये हुआ D5, ये हुआ D6। इसका मतलब कि 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो T2G में है और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन EG में है, तो इसका D का कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G4 EG2। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, मैग्नेटिक मोमेंट, D के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें। और कई बार इसका उल्टा पूछ दिया जाता है कि D6 है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट, या D5 कॉन्फ़िगरेशन है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन है M2 प्लस का, और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 1.73 BM। इसके D का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अब 1.73 BM का मतलब कि इससे आप पहले n की वैल्यू निकालोगे। किससे वैल्यू निकालोगे? n की। किसकी? n की, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है, म्यू की वैल्यू होती है अंडर रूट n प्लस 2 BM, और ये वैल्यू है 1.73, और 1.73 स्क्वायर रूट होता है 3 का, इसका 3 का ही होता है ना। इसका मतलब कि ये 3 तभी होगा जब n की वैल्यू जो है वो कितनी हो? 1। n की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब इसके अंदर एक ही अनपेयर्ड है, एक ही अनपेयर्ड है। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये, आगे समझना, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो इसकी फोर्स पेयरिंग नहीं हुई होती, फोर्स पेयरिंग नहीं हुई होती, दोनों केस पढ़ लेते हैं। यदि डेल नॉट की वैल्यू P से कम होती तो D5 में कॉन्फ़िगरेशन होता है D1, D2, D3, D4, D5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, जबकि अनपेयर्ड कितने हैं? 1। इसका मतलब फोर्स पेयरिंग हो रही है, तो फोर्स पेयरिंग हो रही है का मतलब कि ये 5 के 5 यहां पे है। इसका मतलब 5 के 5 किसके हैं? अंदर, T2G के अंदर, तो ये हुआ T2G5 EG1, सॉरी EG0। एकदम एक भी सवाल छूटे नहीं, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। 2 चीज मैंने बताया, D6 का D5 में कन्वर्ट होना, बहुत तुरंत कहोगे हाँ D6 तो D5 में कन्वर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि D5 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मोड योरसेल्फ। और D5 D6 में कन्वर्ट हो रहा है, बोल रहा है कि D5 है फिर भी D6 में करता है, तो भी आप कहोगे हाँ होना ही चाहिए, D5 तो D6 में जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? टू अटेन फुलफिल T2G कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कि डेल नॉट की वैल्यू E से ज्यादा होगी। आया समझ में? यहां पे मोड करना पड़ता है आपको। अब इतनी नॉलेज पे आप क्वेश्चन तो कर लोगे मेरे हिसाब से सारे, लेकिन फिर भी हिंट के लिए मैं
आपको कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के कहां पे कौन सा कंसेप्ट कैसे लगेगा। देखो, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बीपीएमपी, कैटालिटिक बिहेवियर, राइट, मैग्नेटिक बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, इनमें तो सेट क्वेश्चन है। जो वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर वगैरह वगैरह, इसी पे आता है। अंडरस्टैंड। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, क्या बताया बेटा, कि कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के बावजूद भी यदि वो अनस्टेबल है, वो हायर या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए लो एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी कम है, नेगेटिव वैल्यू कम है, जो डेल्टा एस टोटल को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई इवन आफ्टर हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। और कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होने के बावजूद भी यदि वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की जो नेगेटिव वैल्यू है बहुत ज्यादा होती है, जो उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रही है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज कंपेंसेटेड बाय हाई, ये वर्ड है और सबसे बढ़िया आंसर लिखने का तरीका है। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल, बट इट्स high value of ionization enthalpy, high positive value of ionization enthalpy is compensated by high negative value of enthalpy of hydration. That is it. जैसे लिथियम का तो हमेशा याद रहता है बच्चों को, वही समझाते हैं, हर मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो हर मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस। अब जो जितना इजीली लूज करेगा वो उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम को छोड़ के। और लिथियम सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। E0 की सीरीज में टॉप वैल्यू आती है लिथियम की, उसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि Li+ इज वेरी 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 स्मॉल इन साइज, एंड फॉर Li+ इवन आफ्टर हैविंग हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मच हायर। दे रहा बेटा, ओपन कर, आपको शेयर करो इसको, क्वेश्चन आपके पास है ना। देखो दूसरी चीज, यदि किसी एलिमेंट के पास डी ब्लॉक आया, कि ये डी ब्लॉक का है क्यों नहीं है, डी ब्लॉक का है तो क्यों है, यदि किसी एलिमेंट में या उसके किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। यदि मान लो उसके एलिमेंट में या उसके आयन में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक का बिलोंग नहीं करेगा। जैसे सिल्वर है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी वो माना जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उसके जो आयंस हैं Ag+, Ag2+, दो तरह के जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है, उसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जिंक लास्ट इलेक्ट्रॉन डी है, लेकिन उसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो ये याद रखना। On what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? बोल दोगे ना स्कैंडियम, ठीक है ना, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं फटाफट क्वेश्चन ले रहा हूं। Silver has completely filled d orbital in its ground state. How can say you that it is a transition element? बोलोगे ना? Yes. हो जाएगा ना, क्योंकि उसके आयन में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं। क्वेश्चन से ही आंसर निकालो। Enthalpy of atomization of zinc is lowest, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से D ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो दे आर अनेबल टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, इसलिए जिंक की जो बीपीएमपी है वो कम होगी। मैं अब वो ले रहा हूं, इंडेक्स भी ले रहा हूं साथ साथ। इंडेक्स क्वेश्चन,
नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो नहीं शो करेगा जिसका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। Which element in the 3D series exhibit maximum number of oxidation state? Of course, D5. The element with D5 configuration. Why Cr3 plus is reducing and Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration? देखो ये D4 से D3 में आ रहा है और एक D4 से D5 में जा रहा है, तो तुरंत आप कहोगे जो D4 दोनों के D4 है लेकिन एक D4 से D5 में जा रहा है, आप कहोगे हाँ D4 से D5 में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। और एक D4 से बेचारा D5 में नहीं जा रहा है, D3 में जा रहा है, तो भी कहोगे हाँ जाना ही चाहिए। हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल जाना चाहिए, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। या यदि कुछ भी नहीं बैठ रहा, कुछ भी E0 100% सही, मार्क्स पूरे मिलेंगे। यदि नहीं जच रहा है कि आंसर ही नहीं पता, तो जो बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तुरंत बोलो हाँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि खुद रिड्यूस करते हैं, E0 इज वेरी हाई फॉर दिस आयन, E0 इज वेरी हाई। एंड ये तो मान लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आगे पीछे भूल भुला के अब E0 ही लेना है हमें। जहां ऑक्सीडाइजिंग E0 इंटरमीडिएट E0 M2 plus M value for copper is positive. What is the possible reason for this? कॉपर का मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। अब इसमें देखो दोनों आंसर, Cu प्लस कन्वर्ट होता है Cu2 प्लस में, ठीक है। आप कहोगे हाँ कन्वर्ट होना ही चाहिए। क्यों कन्वर्ट होना चाहिए? क्योंकि स्टेबल होता है। और क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि आप कहोगे क्योंकि उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल दोगे। फिर ये कह रहा है कि Cu2 प्लस Cu इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। इसका मतलब Cu2 प्लस अनस्टेबल है। कहो हाँ यस। ये देखो दोनों रिवर्स क्वेश्चन है। यदि Cu प्लस है, क्योंकि वहां कंपेयर की जा रही है Cu2 प्लस को वहां कंपेयर किया जा रहा है इन कंपेरिजन टू Cu प्लस, और यहां Cu2 प्लस को कंपेयर किया जा रहा है इन कंपेरिजन टू Cu। इसीलिए तो बेचारा जहां Cu प्लस होता है वो तुरंत डिस्प्रपोर्शनेट होता है, या तो कन्वर्ट होता है, बोलता है मेरे भैया मेरे को या तो Cu2 प्लस में कन्वर्ट कर लो या मुझे Cu में कन्वर्ट कर लो, दोनों में मैं सुकून से, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज देखो, फॉर Cu2 प्लस Cu E0 वैल्यू इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि इजीली रिड्यूस हो रहा है, इजीली रिड्यूस हो रहा है मतलब Cu2 प्लस इज अनस्टेबल। तुरंत आप कहोगे यस, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज नॉट कंपेंसेटेड बाय हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन वहां हम Cu2 प्लस को स्टेबल बता रहे थे। क्यों? क्योंकि वी वेर कंपेयरिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि है केमिस्ट्री में सारी चीजें हैं, एक्सेप्शन कह के हम नहीं जा सकते। नो, इट इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वहां Cu2 प्लस को कंपेयर किया जा रहा है Cu प्लस से, और यहां Cu2 प्लस को कंपेयर किया जा रहा है इन कंपेरिजन टू Cu। तो लैंग्वेज से देखो, M2 प्लस M पॉजिटिव, इसका मतलब M2 प्लस हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, M2 प्लस इज अनस्टेबल। और M2 प्लस M, तुरंत M2 प्लस की अनस्टेबिलिटी आप शो करोगे, और M2 प्लस M इज नेगेटिव, इसका मतलब कि हम M2 प्लस को आप M में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, M2 प्लस की स्टेबिलिटी को आप वो करोगे, क्या नाम है, जोड़ दोगे। यू विल फाइंड द पॉइंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ M2 प्लस। अब ये जरूरी है, बिना हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड। आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन इजी होता है, माने वेरी होता है। अब किसी का वही बात है, किसी का D5 ज्यादा स्टेबल है, माने M2 प्लस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, M3 प्लस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसलिए चूंकि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, दैट इज व्हाई अलग अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफरेंट ड्यू टू द वेरिंग difference in the stability of the different oxidation states of the different matter. This is the word, keyword. ठीक है ना? समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ,
तुझे पूछो। Why is E naught value for Mn3 plus Mn2 plus couple much more positive? तुरंत बता दोगे यस पॉजिटिव होता है क्योंकि Mn2 प्लस माने इजिली कन्वर्ट होना चाह रहा है, इसका मतलब कि Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि D5 कन्फिगरेशन। तुरंत आप सोचो भाई Mn3 प्लस M3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू M2 प्लस पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो इजिली रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसका M2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। तुरंत बोलो मोर पॉजिटिव देन Cr3 प्लस Cr2 प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस वगैरह। Fe के लिए बोल दोगे कि Fe का 3 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि D5 कन्फिगरेशन Fe3 प्लस का होता है। ठीक है ना? Why is highest oxidation state of a metal exhibited by oxide and fluoride? Highest oxidation state में तभी जाएगा जब कोई ऐसा एलिमेंट लगा हो जिसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एक वर्ड, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर दूसरा वर्ड, ई नॉट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तीसरा वर्ड। ई नॉट ये सबसे अच्छे आंसर माने जाते हैं ई नॉट के टर्म्स में। हाँ ई नॉट भाई बच्चे को फिजिकल भी आती है, इनऑर्गेनिक तो आता ही है, बट ही इज एबल टू कोरिलेट द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल विथ इनऑर्गेनिक। तो ई नॉट वाले आंसर ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं क्या? तो इन टर्म्स ऑफ ई नॉट बता दोगे। विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2 प्लस और Fe2 प्लस? Fe2 प्लस देखो रिड्यूसिंग एजेंट माने खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Fe2 प्लस यदि ऑक्सीडाइज हो तो वो जाएगा D5 में और ये जाएगा D3 में। लेकिन आप कहोगे D5 में जाना ज्यादा इजी है, D3 में जाना ज्यादा इजी है। हाफ फील्ड E2G कन्फिगरेशन, हाफ फील्ड E2G कन्फिगरेशन, तो Cr2 प्लस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट या E नॉट या E नॉट। अब E नॉट लो लिखोगे या हाई लिखोगे? बोलो रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ई नॉट वैल्यू लो। इस ई नॉट वैल्यू कम होती है Fe2 प्लस से, इसलिए बेचारा जाता है। दोनों लिख सकते हैं ना। कैलकुलेट द स्पिन ओनली फॉर्मूला M2 प्लस आयन Z इक्वल टू 27 लिख दोगे ना 37 और उसके बाद 2 अनपेयर्ड बच जाएंगे, 2 ही बचेंगे, 3 अनपेयर्ड बचेंगे तो n की वैल्यू 3 लेके कैलकुलेट। अब ये याद भी कर लेना कि n इक्वल टू 1 है तो 1.73, n इक्वल टू 2 है तो 3.84 समथिंग और n इक्वल टू 4 है तो याद कर लेना पहले कि ये स्क्वायर रूट क्या होता है। क्योंकि n इक्वल टू 1 है तो ये 3 आएगा, 2 है तो 2 प्लस 3 5 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। n इक्वल टू 3 है, समझ में आया ना? समझ में आ गया ना? तो n इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8। अंडरस्टैंड? 8 का मतलब 8 का स्क्वायर रूट भाई 9 से थोड़ा कम, अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 तो ये 2.8 के करीब आ जाएगा। n इक्वल टू 3 है मतलब 3 प्लस 2 5 इंटू 3 15 का मतलब हुआ कि 16 होता तो 4 होता, लेकिन 15 है मतलब 3.84 मतलब 3 पॉइंट समथिंग एकदम 8-9 के करीब आ जाएगा। है समझ में? इस तरह से n की वैल्यू स्पिन ओनली फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं जब सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जैसे वही चीज Cu प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस में और Cu में, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है या कह रहा है भैया मेरा स्टेबल कन्फिगरेशन कैसे जैसी कराओ, मुझे या तो ऑक्सीडाइज कर दो या रिड्यूस कर दो। सेम एलिमेंट अंडरगो। Actinoid contraction is greater than lengthenide। आंसर क्वेश्चन से निकालो, क्योंकि ये खुद कह रहा है, पुअर शील्डिंग दोनों में होती है, लेकिन ये खुद कह रहा है कि एक्टिनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है। तुरंत कर दो, इसका मतलब 5F की जो शील्डिंग है वो ज्यादा पुअर होती है इन कंपेरिजन टू 4F, इसलिए साइज तो दोनों में कम होता है, यहां पे ज्यादा कम हो जाता है साइज। ठीक है ना? एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड में मैंने बताया ये शुरू के 2 मिडिल 2 लैंथेनम सीरियम, याद है कि नहीं है?
लैंथनम, सीरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। तो सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अबे याद है ना, अभी दोबारा लिख सकता है। ये तो गए टेक्स्ट। बैक, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। इनमें से किसी का भी ड्रॉ कर रहा हूं, पहले इसके एटम का ड्रॉ करना और इलेक्ट्रॉन निकालना। कहां से बेटा? वैलेंस शेल में। जैसे कोबाल्ट 2+ ड्रॉ करना है बेटा, कोबाल्ट 2+ ड्रॉ करना है और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मान लो 27 है। तो ये मत करना कि 27 - 2 25 और 25 का ड्रॉ कर दें तो पता चला वो मैग्नीज का ड्रॉ हो जाएगा। पहले कोबाल्ट का ड्रॉ कर लो और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना वैलेंस शेल में थे। तो यदि कोबाल्ट का 4s2 3d7 है तो CO2+ का हो जाएगा 4s0 3d7। Mn2+ कंपाउंड, Mn3+ मोर स्टेबल, बता दोगे D5, और Mn2+ 3+ में इसलिए जाता है क्योंकि उसका D5 ज्यादा है, स्टेबल है ना? नहीं समझ में आया भाई? Mn का 2+ ज्यादा स्टेबल, जबकि आयरन का 2+ स्टेबल नहीं है। बोलोगे हाँ, क्योंकि आयरन का भाई 2+ के में D6 कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो वो 3+ में जाता है टू अटेन D5 कॉन्फ़िगरेशन, और Mn2+ का 2+2 स्टेबल ज्यादा होता है क्योंकि उसका ऑलरेडी D5 कॉन्फ़िगरेशन है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रांजिशन रो एलिमेंट। देखो फर्स्ट रो में जो हाफ है +2 बढ़ता है इसलिए जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, रिपल्सन वगैरह हो नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन के डी इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। मेरी बात समझ में? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ना, न्यूक्लियर चार्ज D5 के बियॉन्ड तो चलो वो होता है, क्या नाम है, रिपल्सन भी लगता है, पेयरिंग होती है तो रिपल्सन लगता है। यहां तो लगातार डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, राइट? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ NS के पार्ट लेते हैं, इस समझ में है? और इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है। या वाइस वर्सा आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इसलिए +2 की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। आया समझ में? इधर फाइन? नहीं समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस हद तक, अप टू विच एक्सटेंट डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ विच ऑक्सीडेशन स्टेट, बता दोगे? एग्जांपल लेके बता देना। स्कैंडियम है जिसका +3 ज्यादा स्टेबल है, 4s2 3d1। मैग्नीज है उसका +2 ज्यादा स्टेबल है। जिंक है उसका भी +2 ज्यादा स्टेबल है। आयरन है 4s2 3d, 2-3 एलिमेंट का बता देना, उसका +3 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि आयरन 4s2 3d6 तो उसका +3। तो 2-3 एलिमेंट का एग्जांपल लेके जरूर बताना, केवल वर्ड्स लिख के मत छोड़ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 एलिमेंट का नाम लेके, यही वही चीज कि एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 3d3। अब कौन कौन से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होंगे? तो 3d3 का मतलब 4s2 3d3, 4s2 3d3। अब या तो सिर्फ 4s का पार्ट लेगा तो +2, या 4s के साथ 3d भी पार्ट ले तो +5। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा, माना ये जो 2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। वैसे तो +2 +3 +4 +5 सारे ही शो करेगा, लेकिन ये दोनों मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना? Name the oxo metal anion of the first series of the transition element in which the metal exhibit the oxidation। माने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो जो उसका ग्रुप नंबर है। तो जो जितने भी ऑक्सो एनायन जानते हो, ऑक्सो एनायन, क्रोमियम के 2 ऑक्सो एनायन मैंने बताए हैं, CrO4 2-, Cr2 7 2-, MnO4 1-। इन सब में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो उनका ग्रुप नंबर है। तो CrO4 2-, Cr2 7 2-, MnO4 1-, तीनों आ जाएंगे। व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस 3 कॉन्सिक्वेंस है, हो जाएगा ना? ए ब्लॉक में लेफ्ट राइट जाते हैं तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ साइज लगातार कम होती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे ना? कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
और वगैरह वगैरह। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक। इन व्हाट वे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन में एस और पी, इसमें पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, बता दोगे ना? What are the different oxidation state excited by lanthanide? Lanthanide का +3 मोस्ट कॉमन है, उसके अलावा लैंथनम सीरियम +2 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं, बता दोगे ना? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इंटरपार्टिकल फोर्स किसमें ज्यादा है? ट्रांजिशन कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये हो गया। गुड कैटलिस्ट, अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना? प्रोवाइड अ शॉर्टकट। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है वॉइड। इनमें वॉइड की साइज बड़ी होती है, तो इनके वॉइड पे क्या है, छोटे छोटे एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन, ये सब फिट हो सकते हैं और वीकली बॉन्ड भी बना लेते हैं मेटल के साथ। दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और इनके ऐड होने से इनकी जो ट्रांजिशन मेटल है, इनकी मेलेबिलिटी तो कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे आप देखो आयरन, जितने भी आयरन के आर्टिकल आप देख रहे हो, ये हुआ, क्या ये आयरन का बना है? नहीं, स्टील का बना है। क्योंकि आयरन की स्ट्रेंथ जो है वो आयरन, प्योर आयरन, उसकी जो स्ट्रेंथ है हाईली मेलेबल, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए हम आयरन में कार्बन मिला देते हैं, तो कार्बन उसके वॉइड पे जाके फिट हो जाता है और बन जाता है स्टील। और कार्बन ऐड करने से केवल 0.1-0.2% कार्बन ऐड करने से, ज्यादा नहीं होता, 0.5% कार्बन ऐड करने से इसकी जो स्ट्रेंथ है, मेलेबिलिटी तो कम होती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 1.5-2% कार्बन ऐड कर दो तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसको आप हैमर करोगे तो ये शीट में नहीं बदलेगा, क्रैक हो जाता है, इट बिकम ब्रेकेबल, मेलेबिलिटी इतनी कम हो जाती है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने से इनकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है लेकिन मेलेबिलिटी कम होती है। कर लोगे ना बेटा? ये एक एक्स्ट्रा थे। वेरिएबिलिटी, हाँ देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट भी शो करते हैं। पी ब्लॉक में जैसे फास्फोरस है, PCl3 बनाता है, PCl5 बनाता है। सल्फर है, SO2 बनाता है, SO3 बनाता है, +4+6। और आयरन +2+3। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों शो करते हैं, अंतर क्या है? यस, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें 2 यूनिट का अंतर होता है। लेड PbCl2 PbCl4 +2+4, टिन SnCl2 SnCl4, या गैलियम GaCl GaCl3, TlCl TlCl3 +1+3, PCl3 PCl5, 2 यूनिट का अंतर होता है, जबकि इसमें 1 यूनिट का अंतर होता है जो इसके कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन मेटल। 4s1 3d2, 3d का 1 लिया तो 3, 3d के 2 लिए 4, 3d के 3 लिए 5, तो +2 +3 +4 +5 चलता रहेगा, 1 यूनिट का अंतर। कल टेस्ट है बेटा? हाँ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक चीज और देख लो, ये रिएक्शन मैंने बताया था आपको, रिएक्शन लिखने को आता है बेटा? बैठ जाओ साइलेंट मोड में धीरे से। कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन लिखनी है किसके साथ? आयोडाइड के साथ। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे? Cr2O7 2- तो कन्वर्ट होगा Cr3+ में, बैलेंस, और I- विल बी कन्वर्टेड टू ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो ये हो गया I- प्लस H+ Cr3+ प्लस I2 आयरन 2 को पता ही है, Cr2O7 2- प्लस आयरन 2+, और हमेशा LHS में H+ आएगा क्योंकि K2Cr2O7 और KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो H+ आएगा। तो ये Cr3+ और ये क्या बन गया बेटा? Fe3+ H2। SO2 या H2S के साथ करें तो H2S को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीडाइज होने का मतलब तो ये हुआ, H2S को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? सल्फर, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+।
कई बार आता है कि MnO4 2 माइनस, MnO4 1 माइनस को सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते, तो खुद तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, Mn2 प्लस में, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब ये ऑक्सीडाइज करता है माने और ऑक्सीजन जुड़ेंगे, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये याद कर लेना, और प्लस RHS में हमेशा H2O आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और MnO4 माइनस की बाकी ऐसे ही हो जाएगी, I माइनस Y2 में खुद कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में। तो इस तरह से फिलिप्स के ट्रिक्स है, एक लाइन में फिलिप्स। बस ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि SO2 को किस में कर रहे हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कालाइन KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4 में SO2 पास किया और देखा गया कि इट बिकम कलरलेस, तो देखो हाँ भाई होता है कलरलेस, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है। और रिडॉक्स रिएक्शन होती है, SO2 जो है वो रिड्यूस होता है, और सॉरी ऑक्सीडाइज होता है SO4 2 माइनस में, और SO2 जो है वो इसको रिड्यूस कर देता है, MnO4 माइनस को रिड्यूस कर देता है किसमें, Mn2 प्लस में। तो इसमें सरप्राइज होने वाली कोई खास बात नहीं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ, ये हो गया। स्टेबिलिटी देखो, E0 वैल्यू दे रखी है, कौन ज्यादा स्टेबल लिखा तो गया ना, जिसकी E0 जितनी ज्यादा वो उतना कम स्टेबल M2 प्लस, और जिस M3 प्लस में जिसकी E0 वैल्यू जितनी ज्यादा उतना M3 प्लस कम स्टेबल होगा, हो जाएगा ना। इसमें कौन कलर होगा, कर लोगे कलर, कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे, सही था, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे डी के अंदर, वो कलर होता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज्यादा स्टेबल है किसका, मैग्नीज, किसका, मैग्नीज, अंडरस्टैंड। बस वही ना, क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड होते हैं, मोल्डिंग सेरेमनी, मोल्ड करो अपने आप को, वो फर्स्ट ट्रांजिशन मैंने फर्स्ट हाफ तक था। कंपेयर द इलेक्ट्रॉनिक ऑफ द D4 Cr2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, बता दोगे ना, वही D4 D3 में जा रहा है तो क्या लिखोगे, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट 2 देखो, कोबाल्ट 2 3D7 है, लेकिन ये कह रहा है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज माने कोबाल्ट 3 में आता है, और वो डी ऑक्सीडाइज खुद माने रिड्यूस हो रहा है, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके D7 से D5 में नहीं आता, D6 में आता है, फुल फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। यस, कोबाल्ट का 3 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है, ये पूछा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल नॉट की वैल्यू P से ज्यादा होगी, एंड टू अटेन फुलफिल T2G कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट जो 2 प्लस है जिसका D7 कॉन्फ़िगरेशन है, ये तुरंत कोबाल्ट 3 प्लस में कन्वर्ट होता है जिसका D6 कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जैक्टली, D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन, क्योंकि D1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट इज हाईली अनस्टेबल, तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्प्रपोर्शनेशन बताई दिया, सेम एलिमेंट अंडर ऑक्सीडेशन। +1 कौन शो करता है, कॉपर +1 शो करता है, क्योंकि 4s1 3d10 है, ठीक है ना, तो कॉपर +1 में उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10। गिव एग्जांपल, सजेस्ट रीजन। लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, ये मैंने पहले बता दिया था कि जैसे आपसे कहा जाए कि MnO इज मोर बेसिक देन Mn2O7, तुरंत आप लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ Mn2 प्लस इज लेस देन Mn7 प्लस, देयरफॉर आयोनिक कैरेक्टर ऑफ Mn2 प्लस इज मोर देन। शानदार आंसर होगा ये, वर्ड कम शानदार आंसर, 2 मार्क्स का हुआ। मैंने दूसरे क्वेश्चन में बढ़िया आंसर आप लिखते हैं तो उसका बेनिफिट दूसरे क्वेश्चन में मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो भी टीचर मार्क्स देके जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ पोलराइजिंग पावर, खाली पोलराइजिंग पावर मत लिखो, आयन भी लिखो कि इसका जो लोअर आयन है उसकी पोलराइजिंग पावर इसके हायर आयन से कम होती है, इसलिए इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा।
ये मैंने रिकॉर्ड भी करा दिया है क्लास। एलॉय, एलॉय में मिक्स मेटल का नाम ध्यान रखना बेटा। मिक्स मेटल जो कि क्या नाम है, लैंथनम का होता है, लैंथनम होता है, सीरियम होता है, नियोडाइमियम होता है, और उसके अलावा आयरन भी, और छोटे एलिमेंट कार्बन सल्फर के भी ट्रेस होते हैं। अंडरस्टैंड? एंड इट इज पायरोफोरिक इन नेचर। गैस लाइटर, जेट इंजन की बॉडी वगैरह डिजाइन करने का काम होता है। एलॉय एक ही है, डी ब्लॉक में एक ही एलॉय है। मिक्स मेटल जिस पे सवाल आता है। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड नॉट स्मूथ हो जाएगा ना? और लैंथेनम, सीरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। इसका क्या है बेटा? 6s2 5d1 4s0, 6s2 5d1 4s1 या 4s2 लगा देना, ठीक है ना? इसमें 6s2 क्या 4s7, इसका 6s2 4s7 5d1, 6s2 4f14, 6s2 4f14 5d1। तो इसका निकालोगे +3, इसका +4, इसका +2, इसका +3, इसका +2, इसका +3। एक भी सवाल आपके छूटेंगे नहीं अब डी ब्लॉक से, और 5 का जरूर आएगा डी ब्लॉक से, क्योंकि इनऑर्गेनिक के नाम पे बची क्या है? डी तो बची है बेचारी। K2Cr2O7 ये हो गया। एक बार लास्ट क्वेश्चन देखो 8.38। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दे रखी है K4 MnCn6 2.2, याद है ना? और इससे पूछा गया है व्हाट कैन बी इन्फर्ड, माने इससे क्या कंक्लूजन आप करोगे। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट से एन की वैल्यू निकालोगे आप, डी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG आप बता दोगे। जैसे 5.3 है, 5.9 है, 2.2 है, तो इससे आप बता दोगे कि भैया n की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब कि इसमें दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड amongst d ऑर्बिटल, amongst two set of d ऑर्बिटल T2G एंड EG। कहां डेल नॉट, ये डेल नॉट p से ज्यादा हुआ या डेल नॉट p से कम हुआ, बता दोगे ना बेटा? बाकी तो हो गया मेरे चैंपियंस। विच एलिमेंट एग्जिबिट 8.32, नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड विच एग्जिबिट +4। अब ये देखो लिखने के बाद ये सारे आंसर दे पाओगे। +4 कौन शो कर रहा है बेटा, बता दोगे ना? सीरियम शो कर रहा है, या इधर जो है वो कोई यदि शो कर रहा हो तो यही कर रहा है। अच्छा, कई बार ये भी पूछ जाता है, पता है कि इसका +4 ज्यादा स्टेबल है, तो +4 +3 है, कई बार बोला जाएगा कि सीरियम 3+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर, तुरंत आप बोलोगे हाँ सीरियम 3+ होगा रिड्यूसिंग, क्योंकि वो सीरियम का +4 ज्यादा है, तो होना भी चाहिए। और कई बार ये पूछ जाता है कि सीरियम का 4+ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, माने स्टेबल है, फिर भी सीरियम 4+ जो है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, क्यों? तो तुरंत आप बोलोगे यस होना भी चाहिए, क्योंकि लैंथेनॉइड सीरीज का +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तुरंत ये 3+ में आता है, अंडरगो रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नहीं तो E0 जिंदाबाद कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब E0 वैल्यू इज वेरी हाई, और E0 वैल्यू E0 वैल्यू ज्यादा होने रुक जा E0 वैल्यू ज्यादा होने की वजह से रिड्यूस होता है एंड एक्ट एज ऑक्सीडेंट, ठीक है ना?